एंगुलर। एंगुलर एक बहुत ही पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। लेकिन ये एंगुलर है क्या बेसिकली? एक्चुअली ये एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ये ओपन सोर्स है और ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसमें टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है और इस फ्रेमवर्क को गूगल मेंटेन करता है। लेकिन ये एंगुलर क्यों चाहिए होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है और किसी भी फ्रेमवर्क का मेन जो बेनिफिट होता है वो है कि डेवलपमेंट को बूस्ट करना और प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको कंसिस्टेंट रखना। अगर आपके पास मल्टीपल डेवलपर है तो हर एक डेवलपर का अपना प्रेफरेंस होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है जब सेम प्रोजेक्ट को कोई दूसरा डेवलपर डेवलप करेगा बीच से, मिडिल से, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप किसी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उस फ्रेमवर्क का खुद का कुछ स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, कुछ गाइडलाइन होता है। तो इस तरीके से आप एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं अक्रॉस द डेवलपर्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एंगुलर का स्पेसिफिक क्या बेनिफिट है। एंगुलर किसी भी पेज का जो कंटेंट है रेंडर करता है डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू। अगर हम लोगों को मैनुअली डॉम मैनिपुलेशन करना पड़ता तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता मेंटेन करना। तो एंगुलर ये चीज़ आपके लिए कर देगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। इसका कुछ बेनिफिट है। जावास्क्रिप्ट में टाइप, डेटा टाइप नाम का कुछ चीज़ होता ही नहीं है। मतलब आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट मेंशनिंग इट्स डेटा टाइप। डेटा टाइप मेंशन नहीं करके भी आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में आपको डेटा टाइप नॉर्मली मेंशन करना पड़ता है। इससे क्या होता है, टाइप का कंसिस्टेंसी बना रहता है और आपको पता चलता है कि इस वेरिएबल में इस टाइप का डेटा मैं रख सकता हूँ। और भी बहुत सारा बेनिफिट है टाइप स्क्रिप्ट का, हम लोग आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट है डेटा बाइंडिंग। एक्चुअली यूज़र इंटरफेस एंड बिजनेस लॉजिक के बीच में गैप होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अगर डेटा में समहाउ चेंज आता है तो यूआई को आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। लेकिन एंगुलर में डेटा बाइंडिंग नाम का एक फीचर होता है जिसके थ्रू आप डेटा में चेंज करेंगे तो यूआई पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और यूआई पे चेंज होगा तो आपका डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। और एंगुलर में इनबिल्ट टेस्टिंग मैकेनिज्म है। कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो एंगुलर में ये टेस्टिंग आपको ऐसे ही मिल जाएगा। एंगुलर सीखने के लिए या फिर एंगुलर में काम करने के लिए कुछ चीज़ आपको पहले से जानना पड़ेगा। वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और अब अगर आपको Node.js पता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके जितना ज़रूरत होगा हम लोग वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं इस कोर्स में हम लोग बेसिकली क्या क्या मेजर चीज़ जानने वाले हैं। पहला तो कंपोनेंट्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है एंगुलर का। नेक्स्ट है डेटा बाइंडिंग जिसके बारे में मैं कुछ ही देर पहले बोला है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग बेसिकली डेटा को बाइंड करता है और प्रॉपर्टी बाइंडिंग एक्चुअली प्रॉपर्टी को बाइंड करता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सिमिलरली इवेंट बाइंडिंग, डायरेक्टिव्स, टेम्पलेट रेफरेंस और भी बहुत सारा कुछ। हम लोग अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे एक फुल्ली फंक्शनल टू डू एप्लीकेशन बना के, और ये पूरा एप्लीकेशन बनेगा एंगुलर से। तो एंजॉय कीजिए आपका एंगुलर जर्नी।
एंगुलर में प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए पहले हम लोगों को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए पहले Node.js, देन एंगुलर CLI एंड VS कोड, दैट मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग सेटअप करेंगे। तो चलिए Node.js इंस्टॉल करते हैं। Node.js इंस्टॉल करने के लिए ब्राउज़र में जाके Node.js सर्च कीजिए और फर्स्ट जो साइट है इस पे जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया है और यहाँ पे दो ऑप्शन है डाउनलोड करने के लिए। एक तो है करंट लेटेस्ट वर्जन एंड दूसरा है रिकमेंडेड LTS वर्जन। तो हम लोग रिकमेंडेड LTS वर्जन प्रेफर करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो गया है, इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल शुरू कीजिए। यहाँ पे C के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा D ड्राइव में हो। आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टॉल शुरू हो गया है। फिनिश। Node.js प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिखिए नोट स्पेस -v वर्जन चेक करने के लिए। देखिए ये 18.17.0 दिखा रहा है, दैट मीन्स नोड प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है। हम लोग एक और चीज़ चेक कर लेंगे, वो है npm। npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। ये बेसिकली डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए लगता है। नया डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए चाहिए होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 9.6.7 ये भी इंस्टॉल हुआ है। तो इस तरीके से आप Node.js को प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए एंगुलर CLI इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और यहाँ पे लिखिए npm, इसके बाद इंस्टॉल। मतलब आप npm को बोल रहे हैं कुछ इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद -g स्पेस देके, -g का मतलब है ग्लोबल, मतलब ये जो भी इंस्टॉल करेगा ग्लोबली इंस्टॉल करेगा। मतलब आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। ग्लोबली मतलब आपके मशीन पे ग्लोबली। नेक्स्ट लिखिए क्या इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हम लोग एंगुलर CLI इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा @angular/CLI। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, npm install -g @angular/CLI। मतलब npm को, दैट मीन्स नोड पैकेज मैनेजर को आप कह रहे हैं कि इंस्टॉल कीजिए ग्लोबली एंगुलर CLI को, और उसके बाद एंटर दबाइए। चलिए देखते हैं कि एंगुलर प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए अब लिखिए ng
माइनस वर्सन। आई थिंक मैंने कुछ गलत कमांड लिखा होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हेल्प कमांड लिख के। यहाँ पे देखिए ng वर्सन ओनली लिखना पड़ता है, हाइफन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो वही मिस्टेक मेरे से हुआ था। तो चलिए चेक कीजिए। देखिए एक नाइस एंगुलर CLI लिख के आ गया है, दैट मीन्स एंगुलर CLI प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ पे आप डिटेल्स दे सकते हैं। CLI का वर्सन है 16.1.6, नोट का वर्सन, पैकेज मैनेजर का वर्सन, OS है, और एंगुलर का कोर, आर्किटेक्ट वगैरह का इंस्टॉल भी देख सकते हैं आप। तो हम लोग प्रॉपरली एंगुलर CLI को इंस्टॉल कर पाए हैं। नेक्स्ट चलिए विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली एक कोड एडिटिंग के काम में लगता है। तो ब्राउज़र पे लिखिए VS कोड। फास्ट जो साइट आया है उस पे जाइए। यहाँ पे डाउनलोड करने का बटन है, क्लिक कीजिए और मेरा डाउनलोड शुरू हो गया है। इसका इंस्टॉलेशन शुरू कीजिए। इसके लोकेशन में चेंज करना चाहूँगा। इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। चलिए इसको लॉन्च करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक एंगुलर प्रोजेक्ट था, तो इसको ओपन कर लिया है। मैं क्लोज फोल्डर करता हूँ। तो बेसिकली हम लोगों का विजुअल स्टूडियो कोड जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है। और इस तरीके से हम लोग Node.js, एंगुलर CLI एंड विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किए हैं। दैट मीन्स एंगुलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होगा वो अभी हम लोगों के पास है। तो अभी हम लोगों के पास पूरा सेटअप रेडी है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो चलिए एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले मैं VS कोड खोल लूँगा। यहाँ पे आप ओपन फोल्डर करके जिस फोल्डर के भीतर प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे लिखिए npm init @angular myApp। इसका मतलब है आप नोड पैकेज मैनेजर को बोल रहे हैं कि माई ऐप नाम का एक एंगुलर प्रोजेक्ट को वो
इनिशियलाइज करे, मतलब क्रिएट करे बेसिकली। एंटर कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एरर आया है। तो मैं यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट टाइप का एक टर्मिनल खोलूँगा और सेम कमांड चलाऊँगा। हो सकता है पावर सेल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी। एंटर। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, तो मैं सिंपली नो कहूँगा। मुझे राउटिंग नहीं चाहिए, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट मुझे चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि किस टाइप का स्टाइलिंग आप चाहते हैं, CSS के थ्रू, SCSS, ASASS, LESS, कौन सा चाहते हैं। तो मैं सिंपल CSS को चॉइस करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग पैकेजेस वगैरह बहुत कुछ कर रहा है। और यहाँ पे माई ऐप नाम का एक फ़ोल्डर बना है। इसके भीतर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम लोगों का प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है, क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग इसको चलाएंगे। तो इसको चलाने के लिए आपको माई ऐप जो फोल्डर है उसके भीतर जाना पड़ेगा थ्रू द टर्मिनल। तो मैं लिखूँगा CD, मतलब चेंज ड्राइव, देन माई ऐप, क्योंकि माई ऐप इस फोल्डर के भीतर मैं जाना चाहता हूँ। इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथ, मैं माई ऐप के भीतर हूँ। और यहाँ पे आप लिखिए npm स्टार्ट। इसका मतलब है आप npm को बोल रहे हैं कि स्टार्ट कीजिए। क्या स्टार्ट कीजिए ना, इस प्रोजेक्ट को रन कीजिए और एंटर कीजिए। यहाँ पे आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं, मैं यस कर देता हूँ। ये देखिए बिल्ड कर रहा है ताकि इसको हम लोग रन कर पाए। और ये बोल रहे कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप एक लोकेशन देख सकते हैं, लोकल होस्ट, ये चल रहा है 4200 पोर्ट पे। इस URL को डायरेक्ट आप ब्राउज़र पे खोल सकते हैं या फिर यहाँ पे फॉलो लिंक कर सकते हैं। तो ये देखिए एक खुल गया है। तो यही है हम लोगों का नया एंगुलर प्रोजेक्ट। चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ आपको। SRC में जाते हैं, इसके भीतर ऐप और ऐप कंपोनेंट HTML। इसके भीतर देखिए बहुत सारा HTML एंड CSS का कोड है। तो एकदम ऊपर, मतलब HTML कंटेंट में हम लोग एकदम ऊपर
एक पी देते हैं, पैराग्राफ, और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स चेक माई ऐप। सेव कीजिए। और जब भी आप सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक रिफ्रेश जैसा हुआ है, लेकिन हम लोगों का एक कंटेंट जो है दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है स्टाइल ऐसा दिया गया है कि इसके ऊपर आ जा रहा है। तो ये जो डीप है इस सबको बंद करके थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट करते हैं, कट करते हैं और सेव कीजिए। और ये देखिए हम लोगों का जो टेक्स्ट है आ गया है। चलिए टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स चेक माई एंगुलर ऐप। और जब भी आप चेंज करेंगे इमीडिएटली ये रियल टाइम पे यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल सा पैराग्राफ दिया है। चलिए इसको उठाते हैं, और जो स्टाइल है अभी हम लोगों के लिए अननेसेसरी है, तो चलिए पूरा कंटेंट को क्लियर करते हैं और सेव करते हैं। और यहाँ पे देखिए कंटेंट गायब है जो कि एक्सपेक्टेड है। तो चलिए एक स्पैन देते हैं, बहुत ही सिंपल सा। बाय द वे मैं काम कर रहा हूँ अभी app.component.html के भीतर, जो कि ऐप के भीतर है, और ये ऐप है सोर्स के भीतर, सोर्स है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के भीतर। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, अभी सब कुछ के ऊपर फोकस करना नहीं चाहिए। पहले थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर हम लोग गो थ्रू करेंगे कि व्हिच इज़ व्हिच, कहाँ पे क्या है, किसका काम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एनीवे यहाँ पे मैंने एक स्पैन क्रिएट किया है, लेकिन फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है। चलिए फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स, और यहाँ पे लिखिए जूम, ZOOM जूम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके माउस व्हील को अगर आप घुमाएंगे, आगे पीछे करेंगे, तो ये जूम इन जूम आउट होते जाएगा। एनीवे मैं यहाँ पे एक कंटेंट लिखता हूँ, मान लेते हैं एंगुलर लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कंटेंट आ गया है। तो यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं, नॉर्मल HTML कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जैसा भी कंटेंट देना चाहते हैं HTML का आप दे सकते हैं। नेक्स्ट चलिए इसको थोड़ा सा फंक्शनल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एंगुलर है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट तो चेंज हो सकता है, और वेब एप्लीकेशन में तो ऐसा ही होता है, डायनामिक होता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग हैं app.component.html के भीतर। इसके पास देखिए app.component.ts है, जहाँ पे आपका लॉजिक रहता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन देखिए TS है, दैट मीन्स टाइपस्क्रिप्ट। एनीवे इस पे जाइए, और यहाँ पे देखिए एक टाइटल नाम का कुछ है, और यहाँ पे देखिए क्लास है। तो बेसिकली ये जो app.component.ts है इसके भीतर एक क्लास है, लेकिन एक खास टाइप का क्लास है, एक स्पेशल टाइप का क्लास है, जो कि देखिए @component इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसका कुछ खास फीचर्स होगा। एनीवे वो फीचर्स बताने से पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा एंगुलर। मतलब ऐप कंपोनेंट इस क्लास के भीतर मैंने टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है,
जिसका वैल्यू इनिशियली है एंगुलर। चलिए इसको सेव करते हैं। कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इसका यूज़ तो कहीं पे नहीं हुआ है। तो हम लोग बैक करेंगे app.component.html के भीतर और यहाँ पे एंगुलर को उठा के कर्ली ब्रेस ऐसे देंगे और यहाँ पे वो वाला जो वेरिएबल अभी हम लोग डिफाइन किए हैं, इसका नाम है टेक्स्ट। इसको कॉपी करते हैं, इसका नाम, और इसके भीतर पेस्ट करते हैं। देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रहा था, एरर आ रहा था, तो अभी एरर नहीं है। इसको सेव कीजिए और यहाँ पे देखिए अभी तक ये एंगुलर ही है। दैट मीन्स ये जो एंगुलर है अभी ये हार्ड कोडेड नहीं है, ये यहाँ से आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एंगुलर प्रोजेक्ट। अगर मैं सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये एक डेटा बाइंडिंग का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली डेटा बाइंडिंग हम लोग थोड़ा बहुत जाने हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग डेटा बाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट में एक वेरिएबल या फिर वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग जो HTML है, HTML कंपोनेंट है, टेम्पलेट है, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो डेटा बाइंडिंग बहुत टाइप का होता है। ये बेसिकली एक वन वे डेटा बाइंडिंग है और इसका नाम है इंटरपोलेशन बाइंडिंग। इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहा जाता है। इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहने का सिग्निफिकेंस ये है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखे हैं और उसको रैप किए हैं डबल कर्ली ब्रेस से, और एंगुलर क्या कर रहा है, टेक्स्ट का जो वैल्यू है यहाँ पे ये रेंडर कर रहा है। तो इसको कहा जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। लेकिन ये बेसिकली एक डेटा बाइंडिंग है जो कि वन वे है। वन वे का मतलब है सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे जाएगा। यहाँ पे देखिए ये डेटा सोर्स है और ये UI या व्यू कह सकते हैं इसको आप। तो डेटा सोर्स से लेकर व्यू तक, UI तक ये जा रहा है, तो इसलिए इसको वन वे डेटा बाइंडिंग कहा जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और फंक्शनल करते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन दे दूंगा। तो देखिए बटन बन गया है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे प्लस दूंगा। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, चलिए इसका नाम चेंज करते हैं थोड़ा सा, वैल्यू, और यहाँ पे 0 रखते हैं। सेव कीजिए। देखिए एरर आ गया है। ये एरर एक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है या फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो इस वेरिएबल को मैं यूज़ करूँगा। देखिए अभी ठीक हो गया है। थोड़ा सा जूम करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ और समहाउ इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर पाता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो बटन एलिमेंट के भीतर मैं क्लिक को ऐसे लिखूँगा, उसके बाद इक्वल्स टू, देखिए क्लिक मैंने लिखा है और इसको रैप किया है पैरेंथेसिस के थ्रू, और इसके भीतर मैं कोड लिखने वाला हूँ, वो है ऑन प्लस क्लिक। इसको अभी एरर आएगा। ये बेसिकली आप देख सकते हैं एक फंक्शन कॉल है, लेकिन ये फंक्शन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बाय द वे मैं जो यहाँ पे करना चाहता हूँ वो है जब भी इस बटन पे क्लिक होगा इस फंक्शन को कॉल किया जाए, ये मेरा इंटेंशन है। तो इसलिए मैं क्लिक को ऐसे लिखा हूँ और उसका वैल्यू क्या दिया हूँ,
एक फंक्शन कॉल देखिए। तो बेसिकली ये फंक्शन हम लोगों को बनाना है, इसको कॉपी कीजिए, app.component.ts पे जाइए और क्लास के भीतर पेस्ट कीजिए और इसका बॉडी लिख दीजिए, सेव कीजिए और एरर गायब हो गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एरर नहीं है। दैट मीन्स अभी ये फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स जब भी क्लिक होगा तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा और आपके इस फंक्शन के भीतर जो भी कोड होगा वो रन करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे console.log और इसके भीतर क्लिक्ड लिखता हूँ और सेव करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र पे इंस्पेक्ट करता हूँ, चलिए कंसोल पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक्ड प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और इसके भीतर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कंसोल के बजाय वैल्यू चेंज करें, इस वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है इसका अगर वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा कि ये टेक्स्ट, ये नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे प्लस वैल्यू करूँगा, इसका मतलब है वैल्यू में एक बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट, इसका मतलब है दिस का मतलब है जिस क्लास के भीतर आप हैं उसके भीतर जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं और उसको आप क्या करना चाहते हैं, बेसिकली इंक्रीमेंट करना चाहते हैं एक से, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू था उसके साथ एक ऐड होके नया वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू दिस डॉट वैल्यू प्लस 1। सेव कीजिए और इसको रन कीजिए। देखिए तो आप एक कोड भी लिख सकते हैं या फिर शॉर्टकट में ए भी लिख सकते हैं। चलिए सेव करते हैं। देखिए दोनों का फंक्शनलिटी सेम है, आप ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। मैं इसको डिलीट करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वाला कोड, ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है मुझे। सेव कीजिए और ये देखिए काम हो रहा है, लेकिन माइनस काम नहीं कर रहा है क्योंकि माइनस पे मैंने कोई फंक्शनलिटी नहीं दिया है। तो चलिए देते हैं। ये जो कोड है इसको एग्जैक्टली कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। सॉरी, शायद कॉपी ठीक से नहीं हुआ है। हाँ अभी कॉपी हो गया है। चलिए सेव करते हैं। तो देखिए ये दोनों का फंक्शनलिटी सेम हो गया है। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक नया फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे ऑन माइनस क्लिक नाम का। एरर आ गया है क्योंकि ऑन माइनस क्लिक एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए इसको बनाते हैं, इस फंक्शन को पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं। सेव कीजिए। देखिए बढ़ रहा है और यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो देखिए अब कितना इजीली एक बेसिक फंक्शनलिटी डेवलप कर पाए। अगर यही आपको नॉर्मल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना पड़ता तो हर टाइम जब जब आप वैल्यू को चेंज कर रहे थे उस टाइम पे आपको स्पैन का वैल्यू अलग से मैनुअली चेंज करना पड़ता और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पे जो ID देते उसके हिसाब से स्पैन को उठाना पड़ता और उसके भीतर डॉट इनर HTML ये सब लिखना पड़ता। तो वो सब बॉयलर प्लेट कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा अगर आप एंगुलर के थ्रू एक प्रोजेक्ट
क्रिएट करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो बाय द वे इसको हम लोग कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग का मतलब है अगर किसी एलिमेंट पे कोई भी इवेंट होता है उसको आप बाइंड कर रहे हैं, तो एंगुलर पे क्लिक नाम का एक इवेंट बाइंडिंग आपको मिलेगा। जैसे नॉर्मल HTML जावास्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस के भीतर इवेंट का नाम लिखना पड़ेगा, और एक क्लिक इवेंट ऑलरेडी आपको एंगुलर में इनबिल्ट मिलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक फंक्शन कॉल किए हैं, और जब भी इस बटन पे क्लिक होता है तब क्या होता है, ए फंक्शन कॉल होता है। और जब भी ए फंक्शन या फिर ए फंक्शन कॉल होता है उसके भीतर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, और इवेंचुअली हम लोग यहाँ पे इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। और क्योंकि इसको हम लोग डेटा बाइंडिंग के थ्रू UI पे पुश किए हैं यहाँ पे, इसलिए ये चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग डेटा बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग दोनों यूज़ करके एक बहुत ही बेसिक सा एक फंक्शनलिटी यहाँ पे डेवलप किए हैं। चलिए एक दूसरा सिचुएशन हैंडल करते हैं, जहाँ पे एक इनपुट रहेगा और एक बटन रहेगा। कुछ ऐसा। चलिए एक नीचे एक स्पैन रखते हैं, चलिए पैराग्राफ रखते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ डमी टेक्स्ट देखें, बढ़िया। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़र कुछ लिखेगा, उसके बाद क्लिक करेगा और ए वैल्यू यहाँ पे चलाएगा और यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। ऐसा मैं कुछ चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एंगुलर पे। इनपुट का वैल्यू नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें मैं ए वैल्यू रखूँगा। चलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे वैल्यू आ रहा है, तो इसका नाम टेक्स्ट दे सकते हैं हम लोग, या फिर हाँ टेक्स्ट देते हैं, और ये दो फंक्शन को डिलीट करते हैं और टेक्स्ट को एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट दूंगा, लेकिन हाँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, लाइक दिस। तो जब मैं क्लिक करूंगा तब मुझे कैसे इनपुट का टेक्स्ट मिलेगा, मतलब यूज़र जो टाइप किया है वो कैसे मिलेगा। इसके लिए हम लोग इसका एक रेफरेंस ले सकते हैं इस इनपुट का। जैसे नॉर्मल डॉम प्लस जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करते हैं और उस एलिमेंट का एक्सेस लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से इसका एक्सेस ले सकते हैं, जस्ट बाई राइटिंग दिस। और जब भी इस पे क्लिक होगा बटन पे, हम लोग एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, ऑन बटन क्लिक नाम का फंक्शन, जो कि अभी बना नहीं है, बनेगा। और इसमें हम लोग माई इनपुट डाल सकते हैं। यहाँ पे जो इनपुट है वही। चलिए सेव करते हैं। एरर आ गया है, तो इस फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फंक्शन एक इनपुट लेता है, और ये इनपुट किस टाइप का है, एक HTML इनपुट एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा EL मतलब
जिस नाम से आप उसको पुकारना चाहता है, एक्सेस करना चाहते हैं, और इसका टाइप होगा HTML इनपुट एलिमेंट। और यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट चाहते हैं इसका नाम दे देते हैं रिजल्ट फॉर एग्जांपल। और क्योंकि रिजल्ट नाम का कुछ अभी हम लोग के पास है नहीं तो बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो जब क्लिक होगा तब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को सेट करेंगे। RESULT इज इक्वल टू EL डॉट वैल्यू। कैन नॉट फाइंड नेम रिजल्ट, एक्चुअली इसके सामने दिस लगाना पड़ेगा ना, राइट। तो चलिए यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ जा रहा है। तो इतना सिंपल तरीके से आप इसका जो वैल्यू है आप उठा सकते हैं और कहीं पे भी उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए था ना, ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट है, इसको ब्लैंक करना है। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, फिर से इसके सामने दिस देना पड़ेगा। सेव कीजिए। ये यहाँ पे एक काम नहीं कर रहा है। आई थिंक इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक EL डॉट वैल्यू, EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे भी कर सकते हैं। एक काम कर रहा है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग जो हम लोग का टारगेट था अचीव कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको एक कैसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो कर रहे हैं वो है कि इसका वैल्यू सेट कर रहे हैं इनिशियली इस टेक्स्ट वेरिएबल से, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ये बेसिकली सेट हो रहा है जब ये बटन क्लिक हो रहा है उस टाइम पे। लेकिन कैसे ना, इस इनपुट का एक रेफरेंस हम लोग ऐसे लेके रखे हैं, और जब भी बटन क्लिक हो रहा है उस रेफरेंस को पास कर रहे हैं इस फंक्शन के, और इस फंक्शन के भीतर हम लोग बेसिकली EL वैल्यू को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस किए बिना भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 2-वे डेटा बाइंडिंग यूज़ करेंगे। 2-वे डेटा बाइंडिंग का मतलब है UI से डेटा और डेटा से UI तक दोनों डायरेक्शन पे कम्युनिकेशन बनते रहेगा। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2-वे डेटा बाइंडिंग का इस सिंटैक्स। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ng मॉडल, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नहीं रख के डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जस्ट वेरिएबल का नाम रख दिया है, तो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ng मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली नहीं आता है। इसके लिए एक अलग मॉड्यूल आपको लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको फॉर्म मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप के भीतर app.module.ts है, इसके भीतर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिखिए इंपोर्ट, और इसके भीतर आप फॉर्म्स मॉड्यूल लाइए, और इस फॉर्म्स मॉड्यूल को आप यहाँ पे इंपोर्ट्स का जो एरे है उस पर डाल दीजिए। सेव कीजिए। देखिए यहाँ पे एरर चला गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस रेफरेंस वेरिएबल को डिलीट करूँगा
इसको भी डिलीट करूँगा और यहाँ पे एरर आ गया है। ए मुझे अभी नहीं चाहिए होगा, ए भी नहीं चाहिए होगा, ए भी नहीं चाहिए होगा। तो रिजल्ट सेट करेंगे हम लोग टेक्स्ट से। टेक्स्ट का वैल्यू कहाँ से आएगा? ये बेसिकली इनपुट से आ रहा है, क्योंकि डेटा बाइंडिंग 2 वे हम लोग लगाए हैं, मतलब इधर से डेटा से यूआई तक जाएगा और यूआई पे भी चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं उस टाइम पे अपडेटेड वैल्यू हम लोग रिजल्ट पे सेट कर दे रहे हैं और टेक्स्ट को ब्लैंक कर दे रहे हैं उसके बाद। चलिए देखते हैं काम करता है नहीं। ये देखिए ये काम कर रहा है। तो ये जो वेरिएबल है अभी दोनों डायरेक्शन पे काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो यूआई पे चेंज होगा, यूआई पे चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये है 2 वे डेटा बाइंडिंग। इसके लिए हम लोग एनजी मॉडल यूज़ किए हैं, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा वो बेसिकली एक एक्सप्रेशन होगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया जाएगा वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाए। मतलब अभी क्या हो रहा है, देखिए रिप्लेस हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन बाय लाइन ऐड होता जाए। तो इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओनली 1 पैराग्राफ है, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे एक ही वैल्यू रह पाएगा, मतलब ऑफ कोर्स रिप्लेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन हो सकता है बेसिकली एज ए लेमैन मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तब यहाँ पे इनपुट फील्ड पे जो वैल्यू होगा उसको कहीं पे ऐड करना पड़ेगा, रिप्लेस नहीं करना चाहिए। वहाँ पे एक बेसिकली लिस्ट होना चाहिए जिस लिस्ट पे वो वैल्यू ऐड होगा और वो लिस्ट के अनुसार यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ रह सकता है। अगर उस लिस्ट में एक आइटम होगा तो एक पैराग्राफ, अगर 10 आइटम होगा तो 10 पैराग्राफ, कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर समहाउ हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं तो उसके बाद इस HTML कंपोनेंट के भीतर हम लोगों को एक फॉर लूप जैसा कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ लूप चलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। नहीं तो हम लोगों को कैसा पता होगा कि कितना पैराग्राफ चाहिए होगा, क्योंकि इनिशियली तो एक भी पैराग्राफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी आइटम ऐड नहीं हुआ है। तो डायनामिक होना चाहिए, उस लिस्ट पे जितना भी आइटम होगा उसको देख के उतने बार पैराग्राफ रेंडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एंगुलर में सॉल्यूशन है। चलिए एक डिव क्रिएट करते हैं, मतलब एक कंटेनर, और उसके भीतर मैं क्या करूँगा, इसको कट करके इधर रख दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसका काउंटिंग डायनामिक हो, लेकिन इसको कैसे डायनामिक करें। एंगुलर में हम लोग ng_for यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसका वैल्यू में। मान लेते हैं लेट आइटम ऑफ 1, 2, 3, एक हार्ड कोडेड लिस्ट है या एरे है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 1, 2, 3 आ गया है। मतलब समहाउ अगर हम लोगों के पास एक लिस्ट या फिर एरे होता है तो हम लोग एक फॉर लूप चला सकते हैं। मतलब जितना एलिमेंट होगा, जितना आइटम होगा लिस्ट के भीतर, एरे के भीतर, उतना पैराग्राफ रेंडर होगा। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, *ng_for यूज करके। इसका सिंटेक्स क्या है, आपको पहले *ng_for लिखना पड़ेगा, इक्वल, उसके बाद कोटेशन, और कोटेशन के भीतर आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले तो लेट लिखिए। लेट का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट में
या फिर टाइपस्क्रिप्ट में लेट कीवर्ड से हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट आइटम इसका मतलब है आइटम नाम का एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए ऑफ, उसके बाद एरे है। इसका मतलब है यहाँ पे जो लिस्ट है, इस लिस्ट के हर आइटम के लिए, हर मेंबर के लिए एक आइटम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और वो आइटम यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। बेसिकली काम कैसे करता है, ये देखता है पहले लिस्ट क्या है, लिस्ट में कितना एलिमेंट है, और हर एलिमेंट के लिए वो क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब लेट आइटम इज इक्वल टू 1, लेट आइटम इज इक्वल टू 2, लेट आइटम इज इक्वल टू 3, ऐसे करके करके वो एग्जीक्यूट करता है और उस आइटम का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाता है और इजीली आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे जितना आइटम होगा यहाँ पे भी उतना पैराग्राफ हो जाएगा। सिर्फ पैराग्राफ क्यों, यहाँ पे आप जो भी रखेंगे वो रिपीट करते रहेगा एज पर द काउंट ऑफ दिस लिस्ट। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम लोग हार्ड कोडेड लिस्ट रखे हैं, तो चलिए आइटम्स नाम दे देते हैं और एक एरर आएगा क्योंकि आइटम्स नाम का कुछ है ही नहीं। तो चलिए बनाते हैं आइटम्स इज इक्वल टू एरे, ऐसा मैंने कर दिया है। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस डॉट टेक्स्ट कर रहे थे, लेकिन इसको नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है आइटम्स है इसके भीतर ऐड कर देंगे। तो आइटम्स डॉट पुश, क्या पुश करेंगे ना, द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट दिस डॉट टेक्स्ट, जो कि इनपुट से आ रहा है। फिर से एरर, आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नेवर। एक्चुअली यहां पे आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। और क्योंकि ये एरे है तो यहां पे भी आपको एरे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या बता रहे हैं ना, आइटम्स नाम का एक वेरिएबल है जो कि एक स्ट्रिंग एरे है। स्ट्रिंग से स्ट्रिंग डेटा टाइप पता चलता है और यहाँ पे क्योंकि हम लोग थर्ड ब्रैकेट दे दिए हैं तो पता चलता है कि ये स्ट्रिंग का एरे है। ठीक है, तो इस एरे के भीतर आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। देखते हैं इधर कुछ एरर होगा शायद। लेट आइटम ऑफ आइटम्स, एरर क्या है, प्रॉपर्टी आइटम्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है, इट मेस कर दिया है। चलिए इसका सही करते हैं। फिर भी एरर, अच्छा यहाँ पे भी दैट मीन्स एरर हुआ था। अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है। चलिए कुछ टाइप करते हैं। यहाँ पे ऐड तो हो गया, यहाँ पे ब्लैंक भी हो गया, दैट्स फाइन। ये देखिए ऐड हो रहा है, नाइस। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग डायनामिक काउंटिंग एलिमेंट लगा दिया है। मतलब कितना एलिमेंट होगा हम लोगों को पता नहीं है, वो डिपेंड करेगा किसी लिस्ट के ऊपर, जो लिस्ट टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। जिस लिस्ट में टाइम टू टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं ना, नया नया आइटम ऐड कर रहे हैं, तो उस लिस्ट को हम लोग ऐसे रेंडर कर दिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपको पहले एक ऐसे कंटेनर बनाना पड़ेगा। उस कंटेनर के भीतर ng4 लगाइए और उसका वैल्यू दे दीजिए ऐसा कुछ एक्सप्रेशन, लेट एक वेरिएबल का नाम, उसके बाद ऑफ और उसके बाद लिस्ट का नाम या फिर एरे का नाम। और यहाँ पे जो आइटम होगा यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा आइटम, ऐसा एलिमेंट, HTML एलिमेंट, मतलब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यूज़ किया है। ऐसा पैराग्राफ कितना होगा ना, आपके आइटम्स के भीतर जितना एलिमेंट है उतना।
तो ये जो फंक्शनलिटी हम लोग को चाहिए था वो तो हो गया है, लेकिन इस लिस्ट को क्लियर करने का कोई ऑप्शन मेरे पास अभी है नहीं। तो चलिए एक लिस्ट क्लियर करने का बटन बनाते हैं। चलिए इसी बटन को कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को नाम देते हैं ऑन क्लियर क्लिक। बटन का नाम देते हैं क्लियर, और यहाँ पे गलत नाम बहुत देर से लिखा हुआ था, हम लोगों को चेंज कर देना चाहिए था। खैर मैं अभी चेंज कर देता हूँ। चलिए सेव करते हैं और एरर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है। चलिए इसको कॉपी करके क्रिएट करते हैं, सेव कीजिए, एरर गायब। ये फंक्शन जब कॉल होगा, इसका काम होगा इस लिस्ट को क्लियर करना। तो जावास्क्रिप्ट में एक लिस्ट को कैसे क्लियर किया जा सकता है, इसके लिए आप बहुत सिंपल सा तरीका यूज़ कर सकते हैं। आइटम्स इज इक्वल टू ऐसा, और यहाँ पे आपको सामने दिस देना पड़ेगा। देखिए हो गया है। अब बेसिकली आइटम्स इक्वल्स टू एक ब्लैंक एरे रख दे रहे हैं, दैट मीन्स सारा आइटम डिलीट हो जा रहा है इनडायरेक्टली। तो चलिए देखते हैं, ऐड हुआ, क्लियर भी हो गया। तो ऐड और क्लियर दोनों ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन अगर मेरे लिस्ट में कुछ है ही नहीं, उस सिचुएशन पे क्लियर बटन तो होना ही नहीं चाहिए, राइट? दैट मीन्स इस क्लियर बटन तब होगा जब लिस्ट में कुछ होगा। दैट मीन्स लिस्ट का आइटम काउंटिंग ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स एक कंडीशनली इसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ये हम लोग का बटन है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ng if। ng if का मतलब है ए एलिमेंट रेंडर होगा इफ द कंडीशन मेट। मतलब ng if इक्वल्स टू कोटेशन के भीतर अगर आप कुछ ट्रू वैल्यू रखते हैं तब होगा। मान लीजिए मैं जस्ट ट्रू ही रखता हूँ तो है, अगर मैं फॉल्स रखता हूँ देखिए नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कुछ बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी आइटम्स नाम का एक लिस्ट है, वहाँ पे मैं देख पाऊंगा उसका साइज क्या है और इसको 0 से कंपेयर करूंगा। अगर 0 से बड़ा होता है तब ये दिखेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया है। देखिए क्लियर करते क्लियर बटन भी खुद क्लियर हो गया। नाइस। तो इस तरीके से आप ng if को यूज करके कंडीशनली किसी एलिमेंट को रेंडर कर सकते हैं। एंगुलर में हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा चीज सीख लिए हैं, जैसे कि डेटा बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, रेफरेंस, ng for, ng if, क्लिक इवेंट, ng मॉडल, टू वे डेटा बाइंडिंग, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा चीज सीखे हैं। लेकिन एंगुलर का जो खास फीचर है, खास स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा समझना है। हम लोग अभी मेन काम कर रहे थे ऐप फोल्डर के भीतर। देखिए ऐप फोल्डर के भीतर क्या है, ऐप कंपोनेंट डॉट CSS, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट TS, ऐप कंपोनेंट डॉट TS, ऐप मॉड्यूल डॉट TS। अभी के लिए आप ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS को भूल जाइए। बाकी 4 चीज रहा यहाँ पे, CSS, HTML, स्पेक TS एंड TS फाइल। तो ये 4 चीज मिला के एक कंपोनेंट होता है।
कंपोनेंट क्या है बेसिकली? कंपोनेंट बेसिकली एक यूआई कंपोनेंट है जिसका कुछ फंक्शनलिटी है, एंड दैट्स ऑल। एंड यूआई में उसका कंटेंट का स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल में, उसका स्टाइल होता है सीएसएस में, और उसका फंक्शनलिटी जो लॉजिक है वो रहता है इस टीएस फाइल में। तो ए वाला फाइल हो गया कंटेंट, ए वाला फाइल हो गया स्टाइलिंग, और ए वाला फाइल हो गया फंक्शनलिटी के लिए। लेकिन ये जो स्पीक डॉट टी एस ज़्यादातर टाइम पे हम लोग अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिकली टेस्टिंग रिलेटेड है, तो इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट में बेसिकली 3 मेजर आइटम होता है, सीएसएस फाइल, एचटीएमएल फाइल एंड द टाइपस्क्रिप्ट फाइल। तो एक कंपोनेंट बेसिकली क्यों ज़रूरत है? एक्चुअली एंगुलर का मेन फंडा है आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मॉड्यूलर बनाना। मतलब हर एक चीज़ जो अपने आप जी सकता है इंडिपेंडेंटली उसको अलग रखो, यही एंगुलर का एडवाइस है। तो इसलिए एंगुलर क्या किया है, कंपोनेंट नाम का एक कंसेप्ट लाया है जिसके भीतर आप हर एक छोटा छोटा जो यूआई है उसको आप वहाँ पे पैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है और जो बटन है, ये दोनों को मिला के आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं, और इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक कंपोनेंट में किसी भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है, किसी भी टाइप का आप HTML वहाँ पे रख सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं या फिर सिंगल एलिमेंट भी रख सकते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही है वो कंपोनेंट। तो अभी तक हम लोग ऐप कंपोनेंट के भीतर काम कर रहे थे। यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कि फास्ट में हाईलाइट करना चाहूँगा पैकेज डॉट जेसन। ये पैकेज डॉट जेसन है क्या? एक्चुअली ये एंगुलर प्रोजेक्ट बेसिकली एक नोडजेस प्रोजेक्ट है, और किसी भी नोडजेस प्रोजेक्ट में पैकेज डॉट जेसन रहता है। इसका क्या ज़रूरत है? इसमें आप किस किस लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और हम लोग जब npm इंस्टॉल करते हैं, एक कमांड चलाते हैं, तब जाके इस फाइल को पहले रीड किया जाता है और उसके हिसाब से जो जो लाइब्रेरी चाहिए होगा वो डाउनलोड होके इंस्टॉल होता है। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट आपको गिटहब में तोलना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स है, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो गिट इग्नोर में आप क्या करते हैं, नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स को ऑलरेडी इग्नोर किया गया है। तो जब भी आप इस प्रोजेक्ट को गिटहब में या फिर बीटबाकेट में आप तोलेंगे, ये फाइल नहीं जाएगा। लेकिन इस नोड मॉड्यूल्स के बिना ये प्रोजेक्ट बनेगा भी नहीं, ये सार भी नहीं होगा, रन ही नहीं करेगा। तो गिटहब में तोलने के बाद फिर से उसको अगर कोई क्लोन करता है, कैसे चलेगा? उस प्रोजेक्ट को क्लोन करने के बाद आपको टर्मिनल में जाके लिखना पड़ेगा npm install, एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको बंद करते हैं कंट्रोल सी दबा के, y फॉर yes, और नोड मॉड्यूल्स को मैं क्या करूंगा, पूरा डिलीट करूंगा, मूव टू रिसाइकिल बिन। ये डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारा फाइल्स है यहाँ पे।
देखिए नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो गया है। अभी अगर आप npm स्टार्ट करेंगे तो देखिए बोल रहा है कि ये नहीं मिल रहा है। मिलेगा कैसे? हम लोग तो इंटेंशनली नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दिए हैं और ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा जब आप गिटहब से क्लोन करेंगे फिर से। तो इस सिचुएशन पे आपको क्या करना पड़ेगा? npm इंस्टॉल लिख के इस कमांड को रन करना पड़ेगा। देखिए नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है बन गया है। ये थोड़ा टाइम लेगा सारे मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने के लिए। तो अभी नोड मॉड्यूल्स फिर से बन गया है। चलिए फिर से साफ करते हैं। सॉरी, npm इंस्टॉल मैंने दबा दिया गलती से। npm स्टार्ट करना चाहिए था, चलो कर दिया। और यहाँ पे अभी कुछ एरर नहीं आना चाहिए। देखिए जेनरेट कर रहा है, तो इसलिए पैकेज डॉट जेसन चाहिए होता है। ये बेसिकली ट्रैक रखता है आपको कौन सा मॉड्यूल चाहिए होगा, उसका नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, और इसको रीड करके ये फिर से इंस्टॉल करने लायक होता है। तो ये है पैकेज डॉट जेसन। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, हर एक चीज़ पे फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। मैं पहले फोकस करना चाहूँगा पैकेज डॉट जेसन, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर दिया है। नेक्स्ट है एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर डॉट जेसन एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए है, क्योंकि ये नोड प्रोजेक्ट होने के साथ साथ बेसिकली एंगुलर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे एंगुलर रिलेटेड बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। खैर इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, इसमें हम लोग अभी फोकस नहीं करेंगे। और गिट इग्नोर आपको पता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट गिट से कनेक्टेड होता है तो डॉट गिट इग्नोर आप ऑप्शनली रख सकते हैं कि कौन सा फाइल फोल्डर आपको इग्नोर करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस में जो भी स्टाइल आप रखेंगे वो ग्लोबली इस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कलर लिखता हूँ, सॉरी स्टार दे के कलर करता हूँ और कलर को रेड करता हूँ और सेव करता हूँ, देखिए सारा कुछ लाल हो गया है। तो इस स्टाइल डॉट सी एस एस बेसिकली एक ग्लोबल सी एस एस फाइल है। इसमें जो भी स्टाइल रहेगा वो पूरा एप्लीकेशन वाइड अप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं विदड्रॉ करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है स्टाइल डॉट सी एस एस का फंडा क्या है। इसके बाद देखिए मेन डॉट टी एस एस। ये बेसिकली एक बूटस्ट्रैपर है, मतलब कोई भी प्रोग्राम जब रन करता है उसका एक मेन एंट्री पॉइंट होता है। तो ये मेन डॉट टी एस मेन एंट्री पॉइंट है। तो जब भी कोई एंगुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है पहले ये मेन डॉट टी एस एस को टच करता है, और यहाँ पे ये जो कोड है ऑफकोर्स वही एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप मॉड्यूल लिखा है, ऐप मॉड्यूल, मतलब जब भी प्रोजेक्ट रन करेगा ऐप मॉड्यूल को चलाया जाएगा। और इस ऐप मॉड्यूल कहाँ पे है? ये वाला। इस ऐप मॉड्यूल का काम क्या है? एप्लीकेशन वाइड आपका जो लॉजिक होगा
या फिर डिपेंडेंसीज होगा उसको मैनेज करना। इसके बाद ऐप फोल्डर के भीतर बाकी सब जो कुछ है वो तो आपको मैंने बताया कि एक कंपोनेंट रिलेटेड है, और ऐप मॉड्यूल मैंने अभी बताया कि ये पूरा एप्लीकेशन वाइड लॉजिक है या फिर डिपेंडेंसी वगैरह मैनेज करता है। और एसआरसी फोल्डर के भीतर सारा कंपोनेंट एसेट्स, मतलब अगर कुछ इमेज वगैरह रहे वो सारा कुछ यहीं पे ही रहेगा। और यहाँ पे favicon.io जो है ये आपका प्रोजेक्ट का फेविकॉन है। देखिए अभी के लिए ये फेविकॉन है, इसको आप चेंज करके कुछ और रखेंगे तो यहाँ पे जो फेविकॉन आता है वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं index.html। यही आपका पेज है, सिंगल पेज है जो रेंडर होता है। और इसके भीतर देखिए ऐप रूट है, और यही ऐप रूट के भीतर ही कंटेंट डायनामिकली चेंज होता रहता है। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ CSS फाइल हो या फिर JS फाइल हो, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं जैसे हम लोग रखते हैं। लेकिन ऐप रूट का कंट्रोल सिर्फ किसके पास है? एंगुलर के पास। और उस एंगुलर को हम लोग क्या करते हैं, वेरियस कंपोनेंट के थ्रू, वेरियस लॉजिक के थ्रू इंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस सिचुएशन पे क्या कंटेंट आना चाहिए, क्या वो कैसे वो फंक्शन करेगा। आई होप कि ये प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है आपको ठीक से समझ में आ गया है। आपको बहुत सारे चीज़ इग्नोर करना है, फोकस करना है ओनली package.json, angular.json, style css, main tss, index.html, favicon.io, assets के भीतर आप इमेज वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे ऐप नाम का जो फोल्डर है उसके भीतर एक स्पेसिफिक आइटम है, बहुत ही स्पेशल आइटम, ऐप module.ts। और ऐप फोल्डर इटसेल्फ, इसके भीतर एक ऐप कंपोनेंट भी है। लेकिन हर कंपोनेंट फोल्डर के भीतर ऐसा मॉड्यूल नहीं भी रह सकता है, लेकिन ऐप जो फोल्डर है उसके भीतर ऐप मॉड्यूल टीएस रहेगा। ये पूरा एप्लीकेशन वाइड लॉजिक यहाँ पे रहता है। अगर आप चाहते हैं तो नया कंपोनेंट भी बना सकते हैं। हम लोग आगे जाके देखेंगे कैसे एक एप्लीकेशन को मॉड्यूलराइज करते हैं कंपोनेंट के थ्रू। अभी तो हम लोग के पास एक कंपोनेंट है, बाद में हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट करके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज करेंगे। तो चलिए एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। मैं बेसिकली कंपोनेंट बनाऊंगा जस्ट फॉर दिस पैराग्राफ आइटम, मतलब मैं एक ऐसा कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका कंटेंट होगा ओनली दिस पैराग्राफ, नथिंग एल्स। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। मैंने एक दूसरा कमांड लाइन यहाँ पे खोल लिया है। उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊंगा। उसके बाद मुझे SRC फोल्डर के भीतर जाना है। उसके बाद ऐप फोल्डर के भीतर जाना है। और यहाँ पे मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। एक कंपोनेंट आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो मैनुअली और दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। एंगुलर का जो कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI है, उसके थ्रू भी आप ऑटोमेटिकली मिनिमम कोड से एक पूरा कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर आपको हाथ से बनाना है तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ सकता है, याद रखना पड़ेगा, एरर आ सकता है। तो इसलिए हम लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि CLI के थ्रू कीजिए। और बनाते बनाते आपको जब लगेगा कि हाँ मुझे अभी पता है एक कंपोनेंट के भीतर क्या क्या होता है, मैं अपने हाथ से बना सकता हूँ, तब अब बनाइए। एनीवे, एक कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड लिखना पड़ेगा वो है ng generate कंपोनेंट, और उसके बाद आप अपना कंपोनेंट का नाम दीजिए।
चलिए मैं इस कंपोनेंट का नाम देता हूं आइटम, या फिर टास्क आइटम भी हो सकता है। तो देखिए टास्क आइटम नाम का एक फोल्डर बना है और उसके भीतर कुछ फाइल्स आ गया है, जैसे कि CSS फाइल, HTML फाइल, spec.ts फाइल एंड कंपोनेंट फाइल। सब कुछ आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से आप एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और कंपोनेंट का जो कंटेंट है आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक सैम्पल कंटेंट रखा गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको उठा के टास्क आइटम का कंपोनेंट HTML में रख दूंगा ऐसे। लेकिन टास्क आइटम कंपोनेंट के भीतर कोई भी आइटम नाम का वेरिएबल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, एरर आ गया। तो यहाँ पे आप डिफाइन कीजिए आइटम इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, और देखिए एरर गायब हो गया है। और आप इस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको डिलीट कीजिए और ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है टास्क आइटम, लेकिन देखिए यहाँ पे टास्क आइटम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ऐप हाइफन दे दीजिए, इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखते हैं कि टास्क आइटम डॉट कंपोनेंट TS में क्या लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप टास्क आइटम, इसी नाम पे इसको डिक्लेयर किया गया है। तो मैं फिर से जाता हूँ ऐप कंपोनेंट HTML में और फिर से इसको लिखने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है, मतलब आई होप के सही चल रहा है, लेकिन सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको विजुअल स्टूडियो को मैं रिस्टार्ट करूँगा। अभी देखिए एरर नहीं है। चलिए इसको फिर से बिल्ड करते हैं, रन करते हैं बेसिकली। npm start एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिसेस के भीतर हूँ, मुझे cd my app करके भी उसके भीतर जाना पड़ेगा और npm start लिखना पड़ेगा और एंटर। तो ये अभी सही से चल रहा है। तो इस तरीके से आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के भीतर यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए काम करता है नहीं, एक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए ऐप टास्क आइटम हो सकता है मल्टीपल टाइम रेंडर हो रहा है, लेकिन उसके भीतर कुछ कंटेंट ही है नहीं। अगर हम लोग टास्क आइटम कंपोनेंट TS में जाएंगे और आइटम इज इक्वल टू कुछ लिख देंगे, मतलब आप जो भी लिखते हैं वो एक हार्ड कोडेड वैल्यू आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए वैल्यू ओ ले रहा है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये जो ऐप कंपोनेंट HTML है, कैसे इसको इंस्ट्रक्ट करेगा प्रॉपर वैल्यू शो करने के लिए,
यहाँ पे देखिए आइटम ये वैल्यू तो यहाँ पे है, लेकिन इसको कैसे मिलेगा वैल्यू? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कस्टम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो चलिए टास्क आइटम कंपोनेंट टीएस में, और इस आइटम को डेकोरेट करते हैं @input से, और इसको आपको क्विक फिक्स करना पड़ेगा कुछ इंपोर्ट करके। देखिए इनपुट को इंपोर्ट करना पड़े। तो अभी मैं इसको ब्लैंक करता हूं और ऐप कंपोनेंट HTML में जाके उसको मैं क्या करूंगा, आइटम पास करूंगा। किस नाम से? आई थिंक आइटम नाम ही है, आइटम इज इक्वल टू आइटम। देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट बना के उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और अभी हम लोग क्या देखें, कैसे कस्टम प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है। यहाँ पे भी आइटम, यहाँ पे भी आइटम, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए टास्क आइटम के भीतर इसका नाम चेंज करते हैं, माई वैल्यू कर देते हैं। एरर आएगा क्योंकि हम लोग माई वैल्यू नाम का प्रॉपर्टी बनाए हैं और यूज कर रहे कुछ और। यहाँ पे एरो दिखा रहा है क्योंकि देखिए कहीं पे आइटम यूज हो रहा है, और अभी के लिए आइटम तो कहीं पे है नहीं, माई वैल्यू है। तो यहाँ पे जाके आपको माई वैल्यू लगाना पड़ेगा और एरर गायब। जो टास्क आइटम कंपोनेंट हम लोग बनाए हैं, चलिए उसको थोड़ा सा और फंक्शनलाइज करते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन रखना चाहूँगा जिसके ऊपर क्लिक करने पर वो आइटम डिलीट होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बटन तो आ रहा है, इसका रेंडरिंग शायद सही नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा डीप में रखते हैं। फिर भी सेम है, आई थिंक पैराग्राफ के लिए प्रॉब्लम है। मैं इसको स्पैन में कन्वर्ट करता हूँ। ये साइड बाई साइड हो गया है। इस बटन का नाम देते हैं क्लियर, या फिर एक्स दे देते हैं। राइट। तो इसको बटन नहीं करके आप नॉर्मल स्पैन भी कर सकते हैं, नहीं तो बटन का खुद का जो स्टाइल होता है वो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड वगैरह देना पड़ेगा शायद। चलिए इसको एक क्लास देते हैं, क्लोज बटन करके, और इस कंपोनेंट का जो अपना स्टाइल है टास्क आइटम कंपोनेंट डॉट CSS, यहाँ पे हम लोग उसका स्टाइल मेंशन करेंगे।
तो चलिए इसका स्टाइल देते हैं। पहले पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ा सा लाल जैसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक हल्का सा लाल होने से ही चलेगा, लेकिन पैडिंग थोड़ा सा बड़ा है लग रहा है। इस एक्स को छोटा कर देते हैं और पैडिंग कम कर देते हैं, 3 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं। और मेरे ख्याल से इस आइटम को भी थोड़ा सा स्टाइल देना पड़ेगा, तो चलिए देते हैं। इसका क्लास देते हैं टास्क आइटम ही नाम देते हैं क्लास का। और इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ ऐसा, और इसका भी पैडिंग दे देते हैं। राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको एकदम राइट साइड में रखूँ, तो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ और राइट को 0 कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आई थिंक टॉप को भी सही करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा ऊपर उठ जा रहा है, दैट मीन्स इसका जो पोजीशन है, सॉरी इसका टास्क आइटम का जो पोजीशन है वो रिलेटिव करना पड़ेगा। नाइस, आई थिंक थोड़ा सा मार्जिन भी देना चाहिए। मार्जिन बॉटम या फिर टॉप देते हैं। चलिए 10 पिक्सल का दे दिया मैंने। आई थिंक थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं। और पैडिंग थोड़ा और ज़्यादा दे सकते हैं। नाइस, तो इसका भी पैडिंग 10 होगा ना, 10। चलिए अभी ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब क्लिक किया जाए तब ये डिलीट हो जाए। तो इसके लिए इसका क्लिक इवेंट यूज़ करना पड़ेगा, स्पैन का। तो हम लोग क्लिक इवेंट यूज़ करेंगे ऑन डिलीट क्लिक। इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए एरर आया है।
चलिए पहले कंसोल जस्ट लगाते हैं, ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं इसको देखने के लिए। देखिए काम कर रहा है प्रॉपरली, लेकिन लिस्ट ऑफ टास्क इसके पेरेंट में है एक्चुअली। कहाँ पे है देख सकते हैं आप, ऐप कंपोनेंट में, ये देखिए। और ऐप कंपोनेंट का जो HTML है उसके भीतर आप ऐप टास्क आइटम रेंडर कर रहे हैं, और ऐप टास्क आइटम के भीतर ए वाला बटन है। तो ए है चाइल्ड और ऐप कंपोनेंट है पेरेंट। चाइल्ड कैसे पेरेंट को नोटिफाई करेगा कि एक आइटम डिलीट होना है या फिर किसी भी टाइप के नोटिफिकेशन देना हो, कैसे करेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इवेंट बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब क्लिक होगा कौन सा इवेंट एग्जीक्यूट होगा, इसका खुद का तो क्लिक इवेंट है, लेकिन आइटम तो है ए वाला ना, जिसके भीतर एक टेक्स्ट भी है और एक क्लोज बटन भी है। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? दैट मीन्स आई थिंक यहाँ पे हम लोग को एक कस्टम इवेंट चाहिए होगा। जब भी यहाँ पे क्लिक होगा वो इवेंट एमिट होगा और पेरेंट को वो कैप्चर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक आउटपुट डेकोरेटर से एक इवेंट बनाना पड़ेगा, ऑन डिलीट एक्शन इक्वल्स टू न्यू इवेंट एमिटर, और इसका टाइप होगा वॉइड, मतलब एक कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस आउटपुट एक्सेप्ट्स टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू बी यूज्ड एज ए डेकोरेटर हियर। ओके, बेसिकली यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है, और जब भी आप ऑन डिलीट क्लिक इस फंक्शन के भीतर है, मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको नहीं करके आपको क्या करना है, ऑन डिलीट एक्शन डॉट एमिट ऐसा करना है। तो जब भी क्लोज बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन तो कॉल हो ही रहा था और इसके भीतर जो कोड था एग्जीक्यूट हो रहा था, इसीलिए प्रिंट हो रहा था वहाँ पे कंसोल के थ्रू। तो अभी हम लोग कंसोल प्रिंट नहीं करके इस इवेंट को एमिट करेंगे, और इस इवेंट को कैप्चर करेगा पेरेंट। कहाँ पे कैप्चर करेगा? ऐप कंपोनेंट HTML के भीतर। यहाँ पे आप लिखिए ऑन डिलीट, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया है ऑन डिलीट एक्शन, और यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए ऑन आइटम डिलीट, ऐसा एक फंक्शन इमेजिन कर सकते हैं आप। ये अभी नहीं है, कॉपी कीजिए, सेव कीजिए, और ऐप कंपोनेंट TS में इसको डिक्लेयर कीजिए। और यहाँ पे मैं कंसोल रखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड नोटिफाई अबाउट डिलीट। चलिए इंस्पेक्ट करते हैं, ये देखिए चाइल्ड नोटिफाई अबाउट डिलीट, दैट मीन्स चाइल्ड पेरेंट को सक्सेसफुली नोटिफाई कर पाया है। और यहाँ पे हम लोग उस एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आइटम्स के भीतर से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा चाइल्ड को डिलीट करना है? यहाँ पे तो बहुत सारा होगा,
तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वॉइड दिए थे, चलिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दे देते हैं, और यहाँ पे ऑन डिलीट क्लिक है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माई वैल्यू देंगे, क्योंकि इस आइटम का वैल्यू तो माई वैल्यू से ही आ रहा है और उसी को हम लोग पास कर दे रहे हैं, तो पेरेंट को पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू के लिए डिलीट करना है। चलिए ऐप कंपोनेंट टीएस में, और यहाँ पे आपको एक इवेंट वेरिएबल देना पड़ेगा। इसमें एरर आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसमें इसको लेने के लिए कुछ कोड लिखे नहीं है। यहाँ पे अगर आप आइटम लिखते हैं और स्ट्रिंग देते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। फिर से एरर आया, एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0। ओके, ऑन आइटम डिलीट कहाँ पे है, ऐप कंपोनेंट HTML में। लेकिन यहाँ पे मैंने तो दिया है एक्सपेक्टेड 0 आर्गुमेंट्स। अच्छा, ऑन डिलीट क्लिक, अच्छा मैंने गलत जगह पे थोड़ा सा, यहाँ पे इवेंट नहीं होगा, एक्चुअली इवेंट को जो कैप्चर कर रहा है दैट मीन्स पेरेंट ऐप कंपोनेंट HTML में, वहाँ पे होगा, यहाँ पे। और चलिए आइटम को ही प्रिंट करते हैं, डिलीट बाद में करेंगे। चलिए प्रिंट देखते हैं, ये देखिए, तो हम लोग को प्रॉपरली पता चल रहा है कि कौन सा आइटम से डिलीट का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कैसे डिलीट करेंगे, पहले हम लोगों को जानना है कि वो आइटम कहाँ पे है। तो हम लोग उसका इंडेक्स पहले ढूंढेंगे कि वो कौन से पोजीशन पे है। दिस डॉट आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ आइटम, तो यहाँ से हम लोगों को इंडेक्स मिल जाएगा, और उसके बाद दिस डॉट आइटम्स डॉट स्प्लाइस फंक्शन को यूज़ करेंगे और इंडेक्स को देंगे, और उस जगह पे एक ही आइटम को डिलीट करेंगे और ये डिलीट हो जाना चाहिए। चलिए 1 लिखते हैं, हाँ डिलीट हुआ है। 1 2 3 4, चलिए 3 को डिलीट करते हैं, डिलीट हो गया। 2 1 4, नाइस। ये देखिए तीनों का वैल्यू सेम है। चलिए यहाँ पे एक दूसरा नॉर्मल देते हैं, यहाँ पे FD कर देते हैं, तो ये चारों का वैल्यू सेम है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेकिन देखिए पहला वाला डिलीट हो गया है। मतलब वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके डिलीट करना सही नहीं है, क्योंकि 2 आइटम का वैल्यू सेम हो ही सकता है। तो इसलिए हम लोगों को किसी टाइप का आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा। तो हम लोगों को हर आइटम का जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया मॉडल बनाएंगे। मॉडल का मतलब है डेटा। चलिए टास्क डॉट टीएस बनाते हैं, और एक नया मॉडल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखिए इंटरफेस टास्क
और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि इसके भीतर क्या क्या होगा। आई थिंक टाइटल जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए, उसके बाद आईडी। अभी मैं एनी देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं आईडी यूनिक आईडी कहाँ से लाऊंगा, तो मैं एनी दे दिया। एनी का मतलब है किसी भी टाइप का डेटा ले सकता है। तो जहाँ जहाँ पे आइटम या फिर टास्क यूज़ हुआ है वहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग आइटम्स को रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा टास्क, लेकिन टास्क तो यहाँ पे है नहीं। टास्क ओनली रिफर्स टू ए टाइप बट इज बीइंग यूज्ड एज ए वैल्यू। सॉरी, यहाँ पे लिखना नहीं है, जहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होके टास्क होगा। और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट से ही ये लिस्ट भर रहे थे, तो अभी वो नहीं करना है। यहाँ पे करना पड़ेगा न्यू टास्क टाइटल इक्वल्स टू दिस टेक्स्ट एंड आईडी इक्वल टू 0 कर सकते हैं। कैन नॉट फाइंड टाइटल, देखते हैं यहाँ पे क्या है। टाइटल आईडी दोनों है, तो एक्चुअली टास्क को शायद इंपोर्ट नहीं किया गया है। एक्चुअली हम लोग टास्क तो बनाए हैं लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं किए हैं, तो इसलिए काम नहीं कर रहा है। टास्क ओनली रिफर्स टू ए टाइप बट इज बीइंग यूज्ड एज ए वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक क्लास के हिसाब से यूज़ कर रहे थे, तो ये गलत है। तो इसको उठा के आप क्या करेंगे, एक जेसन में डाल देंगे, बस काम हो गया। एरर आएगा बहुत सारी जगह पे। यहाँ पे आपको लिखना है आइटम यहाँ पे पूरा आइटम आप पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आइटम आपको टास्क लिखना है और यहाँ पे आप आइटम कर सकते हैं, तो एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऐप कंपोनेंट HTML में एरर है। ऐप कंपोनेंट HTML, टास्क आइटम में भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा गया था, तो आपको यहाँ पे टास्क रखना पड़ेगा और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देके आपका चलाना पड़ेगा आईडी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ वैल्यू चाहिए होगा और आपके पास कोई रीज़नेबल वैल्यू नहीं है, तो ब्लैंक टाइटल और 0 आईडी के साथ आप चल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डेटा टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन किए थे, यहाँ पे टास्क होगा। चलिए देखते हैं और कहीं पे प्रॉब्लम है। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो टाइटल आना था उसमें प्रॉब्लम है।
तो हम लोग ऐप कंपोनेंट के भीतर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे माई वैल्यू आइटम यहाँ पे सही है, लेकिन इसके भीतर जाके रेंडरिंग सही करना पड़ेगा। यहाँ पे माई वैल्यू है, माई वैल्यू डॉट टाइटल करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। अभी 1 डाल दीजिए और एफ डी कर दीजिए और इसको डिलीट कीजिए। देखिए यही डिलीट हुआ है। नाइस। तो इस तरीके से हम लोग एक फुल्ली फंक्शनल टू डू टास्क एप्लीकेशन बनाए हैं। इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब चेक अनचेक का ऑप्शन रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्लिक करेगा तो इट डन ऐसा लगेगा। चलिए उसको भी दे देते हैं। ऐप कंपोनेंट टीएस के भीतर आपको फिर से जैसे डिलीट नोटिफिकेशन के लिए एक आप एक इवेंट बनाए थे, उसी तरह एक ऑन चेक एक्शन बनाइए। नाइस। और टास्क आइटम कंपोनेंट में आपको इस डीप में एक क्लिक एक्शन लगाना पड़ेगा, ताकि इस आइटम पे जब कोई क्लिक करे तब आप नोटिफाई कर पाए पेरेंट को। ऑन चेक क्लिक। चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लोग सेम वे पे इवेंट एमिट करेंगे, दिस डॉट ऑन चेक एक्शन डॉट एमिट और उसके भीतर दिस डॉट माई वैल्यू। बढ़िया। अभी हम लोग को ऐप कंपोनेंट के भीतर जाके उस इवेंट को कैप्चर करना पड़ेगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे जैसे हम लोग डिलीट के लिए किए थे, चेक के लिए भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बहुत सारा आइटम आ गया है। और यहाँ पे ऑन चेक एक्शन और यहाँ पे ऑन आइटम चेक, इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा ऐप कंपोनेंट टीएस के भीतर, ताकि उसको कैप्चर कर पाए हम लोग। और इसका भी हम लोगों को इंडेक्स चाहिए होगा, लेकिन इंडेक्स लेके करेंगे क्या? इंडेक्स लेके तो उसको मतलब चेक हुआ है ऐसा कुछ करना है ना। तो आई थिंक कि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये टास्क डन हो गया या फिर नहीं हुआ है, इसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। एरर आ रहा है कहीं पे ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में। ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल ऑन आइटम चेक।
आई थिंक यहाँ पे एरर नहीं है, ऐप कंपोनेंट टीएस में हो सकता है। राइट, यहाँ पे आप डन इज इक्वल टू फॉल्स लिखिए। टास्क आइटम कंपोनेंट टीएस पे भी है प्रॉब्लम, यहाँ पे भी आपको डन फॉल्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स तो मिल गया है, दिस डॉट आइटम्स इंडेक्स इज इक्वल टू, चलिए एक उसी आइटम को पहले कॉपी करते हैं, कॉपी करके उसका डन वाला जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देंगे। चलिए आईटी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आइटम है। अच्छा, आइटम तो यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ए शायद नहीं चाहिए होगा। टाइटल आइटम डॉट टाइटल को कॉपी किया, आईडी आइटम डॉट आईडी एंड डन आइटम डॉट डन, लेकिन इसको उल्टा करना पड़ेगा ताकि दोबारा चेक करके दोबारा क्लिक करके इसको अनडन किया जा सके। और अभी हम लोग को थोड़ा सा स्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। टास्क आइटम कंपोनेंट के भीतर यहाँ पे हम लोग ng क्लास यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एरे देना पड़ेगा और इसमें आप कंडीशनली एक क्लास लगा सकते हैं। अगर माई वैल्यू डॉट डन ये ट्रू होता है तब आप चेक्ड नाम का एक क्लास देंगे, अदरवाइज नथिंग। चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, हो सकता है मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आई थिंक एक थर्ड वैकेट होगा। राइट, तो चलिए इसका स्टाइल भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर चेक्ड होगा तो इसको लाइन थ्रो कर देंगे। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। राइट, ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक फुल्ली फंक्शनल टू डू एप्लीकेशन एंगुलर के थ्रू बना पाए।